हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब हमारा ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के आगे हम बढ़ते जाते हैं और अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। अ, अच्छा, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब कौन सा कोर्ट कहाँ पे आपका ये कौन देखेगा। ठीक है, ये सेक्शन 20 का ए ये बताता है। क्या लिखा है? नो नो ऑर्डर पास बाय द सेबी और द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या सेबी का कोई भी अंडर दिस एक्ट शैल बी अपीलेबल एक्सेप्ट जो भी सेक्शन 15T या फिर सेक्शन 20 में है, उसके अलावा कोई भी चीज ना अपील नहीं होगी। कोई भी जो भी सेबी या एओ ने जो भी दे दिया आपको, डिसीजन आ गया, उनका जो ऑर्डर आ गया, वो अपील नहीं हो सकता एक्सेप्ट दिस टू। ठीक है। एंड नो सिविल कोर्ट शेल हैव जुरिस्डिक्शन। ये तो आपको पता है। देखो, सेबी के कोई भी मामले में सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, हमारा ट्रिब्यूनल का ही होता है, सैट हो गया, ये सब का ही होता है। ठीक है। नो इंजंक्शन शेल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर पास बाय सेबी और मतलब इंजंक्शन मतलब क्या होता है, पहले तो वो सीख लो। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। कोई भी कोर्ट क्या करेगा ना, स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता है। कोई भी कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता है जो सेबी के कोई भी एक्शन के अगेंस्ट इंजंक्शन आप स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकते। मतलब सेबी सुप्रीम इन दिस केसेस, सेबी का ही रोल है, सेबी ही सब कुछ देख सकती है। अच्छा, अब आ गया ऑफेंसेस। सेक्शन 24 आपका ना ऑफेंसेस बताता है। सब पे इतना माथापच्ची नहीं है। देखो, ऑफेंसेस क्या है? सबसे पहला बोला, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस, कॉन्ट्रावेंस मतलब कुछ गलत किया। ठीक है। और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावेंट बोलते हैं ना, करने की कोशिश, और एबेट्स द कॉन्ट्रावेंशन मतलब कुछ कोई किसी चीज को भड़काया है उन्होंने, ये एक्ट में या रूल्स में, कोई भी रेगुलेशंस में जो भी है, ही शैल बी। अब शैल बोला है, हाँ, मतलब ये जरूरी है। पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। तो इसमें क्या क्या होगा? एक होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, मतलब इम्प्रिजनमेंट होगा 0 से 10 साल तक, और विथ फाइन। और बोला है तो क्या बोला है? सबसे बड़ा, क्या तो इम्प्रिजनमेंट होगा, क्या तो फाइन लगेगा, विच में एक्सटेंड टू 5 crore रुपीज। जो फाइन होगा वो 5 crore तक होगा, 5 CR तक होगा, 5 CR तक होगा। और विद बोथ, या फिर दोनों। अगर कोर्ट को लगेगा कि चलो 3 साल की सजा दे दो, 1 करोड़ रुपया का पेनल्टी भरवा दो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ये आप लोग अपने साइड में लिखो, तब आपको इतना जबरदस्ती इतना इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर आता है, इफ एनी पर्सन फेल्स। हाँ, क्या था, हम कहा थे, अगर कोई ये जो पेनल्टी वगैरह है, ये पेनल्टी वगैरह देने में फेल हो गया, या फिर कोई सेबी की ऑर्डर को फॉलो करने में चूक गया, तो ही और शी शैल बी पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट फिर से हो जाएगी फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month। मतलब इम्प्रिजनमेंट अलग से होगा, 1 month से कम नहीं, मतलब 1 month से, विच में एक्सटेंड टू 10 years। 1 month से, यहाँ में आपको स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड दे दिया 1 month to 10 years, और विथ फाइन। या फिर इसमें भी और दे दिया आपको, फाइन कितना दिया है? 25 crore रुपीज। यहाँ तो आपको, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी 25 ही था। वही आई एम लाइक कि यहाँ इतना ज्यादा कैसे हो गया? 25 crore, सॉरी, 25 crore रुपीज और विथ बोथ, या फिर दोनों। तो यहाँ पे आपको अलग से भी वो जुर्माना का भी बता दिया, 1 month से सजा बढ़ सकती है आपकी। अब सेक्शन 24 का ए बताता है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। कोई भी एक्ट, इस एक्ट के तहत कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल मान गया है, नॉट बीइंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली। मतलब सिर्फ इम्प्रिजनमेंट वाला पनिशमेंट को हम लोग हटा देते हैं, ये और विद इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन। मतलब क्या तो इम्प्रिजनमेंट हो, उसका कोई मतलब नहीं, नॉट बीइंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, और विद इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन।
इसको भी हटाओ। मे बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग चालू हो रहा है वो कंपाउंडिंग हो सकता है। आप कंपाउंडिंग करके आपको ना आपका एक सब्जेक्ट ईसीआईएल और पुराने में क्या है ईबीसीएल करके जो है ना, उसमें आपको एक पूरा मिलेगा कंपाउंडिंग का पूरा कहानी है उसमें, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वो वाले सब्जेक्ट का भी कुछ कुछ टॉपिक्स में लेकर आऊंगे। ठीक है, तो कंपाउंड हो सकता है अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो उसमें आप कंपाउंडिंग के बारे में और पढ़ेंगे कि कंपाउंडिंग का कौन से केसेस में होता है, तो वही लिखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, अब कोर्ट कहाँ से कॉग्निजेंस लेगा? द कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, ये एक्ट में जो भी आया है कोर्ट कहीं इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, सेबी ने जो भी दे दिया है। बस हमने अभी भी पढ़ा था। अब आ गया स्पेशल कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट कब बनता है? स्पेशल, अब मैं एससी लिखूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसलिए फुल फॉर्म में लिखो स्पेशल कोर्ट। फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट क्यों बनता है? स्पीडी ट्रायल के लिए। अब आप ऐसा चार्ट बना लोगे ना तो आपको एग्जाम टाइम में आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। और मैं बोलूँ आप खुद के हाथ से बनाओ, ये चार्ट बुक वगैरह लेके कोई मतलब नहीं है, खुद के हाथ से बनाते हो तो याद रहता है। ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन करेगा? मे एस्टैब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से या किसी को बोल सकता है बनाने, स्पेशल कोर्ट बाय नोटिफिकेशन। स्पेशल कोर्ट में कौन कौन रहेगा? मतलब शेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल जज, इसका आदमी कौन कौन रहेगा? एक सिंगल जज जिसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सिंगल जज बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद, मतलब उनके पूरे डिस्कशन में कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कॉन्करेंस में विद इन हुज जुरिस्डिक्शन, जिसके जुरिस्डिक्शन में काम हो रहा है। ऑब्वियसली अगर दिल्ली है तो दिल्ली का हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आ जाएगा। ए पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज, आप कब नहीं बन सकते जज ऑफ ए स्पेशल कोर्ट अनलेस ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ ए सेशन जज। अब को बहुत सारे कोर्ट होते हैं ना, सेशन जज हो गया या एडिशनल सेशन जज हो गया, इमीडिएटली बिफोर आपको कोई ना कोई सेशन जज या एडिशनल सेशन जज का पोस्ट आपको होल्ड करना पड़ेगा, मतलब आप इमीडिएट एक पोजीशन में होनी पड़ेगी आपकी। अब स्पेशल कोर्ट क्या क्या ऑफेंसेस कवर करते हैं? ठीक है, सेक्शन 26 का बी स्टिपुलेशन, मतलब ये कंडीशन है इनके, ये दिया गया है that all offenses under this act shall be taken cognizance of, सारे offenses लेंगे and tried by special court established for the area, जिस एरिया में हुआ है, समझ लो दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली का जो भी एरिया, उस एरिया में जो स्पेशल कोर्ट है वो सारा लेगा। committed or where there are more special courts than one for such area। अब जैसे हम बोलते हैं ना मुंबई दिल्ली ये सब बड़ी जगह है तो यहाँ में ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। बाय सच ऑफ देम एज मे बी स्पेसिफाइड, हाई कोर्ट जिसको बोलेगा कि भाई आप देख लो अगर एक से ज्यादा है तो भाई आप इस मैटर को हैंडल करो। अब अपील में जा सकते हो, जी हाँ। सेक्शन 26 प्रोवाइड्स फॉर अपील एंड रिवीजन। द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज मे बी एप्लीकेबल एज इफ स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल, जो भी हाई कोर्ट उसको आपका अपील देख सकता है। या आपने थोड़ा सा अपने अपना जेआईजीएल में भी पढ़ा है ये वाला पार्ट, है ना। एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर, अब स्पेशल कोर्ट के पास जाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 26 का डी क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड, जो भी सीआरपीसी 1973 का कोड है, shall apply to the proceedings before a special court, जो भी उसका कोड है सेम टू सेम जाएगा। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेट प्रोविजन द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम टू बी ए, उसके लिए हम लोग स्पेशल कोर्ट को क्या मान लेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन, इसलिए तो बोला ना सेशन कोर्ट बन जाता है, इसलिए सेशन कोर्ट का जज होना पड़ेगा। एंड द पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन शैल बी डीम्ड टू पब्लिक, ऑब्वियसली आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही दे दिया जाएगा जो आपके खिलाफ लड़ सकता है, आपके खिलाफ या आपके साथ जो भी आप जो भी पार्टी होल्ड कर रहे हैं उसे अकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हिसाब से लड़ सकता है। अब ट्रांजिशनल प्रोविजन और कुछ कुछ प्रोविजन जो आएंगे उसका कैसे डील होगा? 26E प्रोवाइड्स दैट एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट विच इज ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो भी ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती है, ट्रायल में डाल सकती है, शेल until a special court
is established or be taken cognizance and tried by a court of session exercising religious or ठीक है। अब आपको महत्व बताती हूँ, जज जो सेशन जज का महत्व क्यों है, सेशन जज होना क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका स्पेशल कोर्ट नहीं बनेगा तब तक जो सेशन कोर्ट है उस जगह का वो उसका पूरा कॉग्निजेंस लेगा। जब तक एक स्पेशल कोर्ट आपको नहीं दिया जाता है तो केस रुकता नहीं है, केस विल कंटिन्यू इन द सेशन कोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव एरिया। बस इससे इतना क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है यहाँ पे। अब कंपनीज ने कुछ कंट्रावेंशन कर दिया, कुछ गलफला कर दिया, तो सेक्शन 27 लेज डाउन सेक्शन, आपको सेक्शंस भी इतना याद नहीं रहता है स्टूडेंट्स को, फिर भी अगर आप साइड में लिख के रखोगे तो आपका दिमाग में ना एक इमेज फॉर्म हो जाएगा कि हाँ कहीं ना कुछ याद आ जाता है। कि पर्सनली व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर माय सीएस एग्जाम्स, मैं हमेशा साइड में ऐसे लिख के रखती थी क्योंकि रिवीजन के टाइम में मुझे दिखता था और एक्चुअली एग्जाम टाइम में याद आता था, बट आई यूज टू बी इन अ कंफ्यूजन कि क्या ये सच में ऐसा है। पहले के एग्जाम्स में ज्यादा रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रोफेशनल में आई और प्रोफेशनल के एग्जाम्स दिए तो मुझे थोड़ा रिकॉल रहने लग गया था और मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाने में चालू कर दिया था। लेस ऑन डेट वेर ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन आप पढ़ते पढ़ते कुछ टाइम बाद आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, आप इसको स्किप ऐसे कर सकते हो। कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, डायरेक्शन और ऑर्डर मेड देयर ऑन हैज बीन कमिटेड, कोई भी चीज गलती से गलती कंपनी ने की है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो अपीयर हो नहीं सकता, तो कौन होगा? एवरी पर्सन हु एट द टाइम द कॉन्ट्रवेंशन जब हुआ था, जो चार्ज में था या रेस्पॉन्सिबल था कंपनी उसमें कंडक्ट में, एज वेल एज द कंपनी, कंपनी भी, मतलब एवरी पर्सन in charge of the business of the company and the company as well shall be deemed to be guilty of the contravention shall be liable to be proceeded। बस deemed to be guilty मतलब मानो ना मानो आप थे कंपनी का प्रोसीडिंग्स में तो आप भी लाइबल होंगे। अब एग्जाम्पशन किसी किसी को दिया गया है। However, this provision shall not render any such person liable, आप लोगों को पढ़ता है, अपनी कंपनी लॉ में भी पढ़ा है, to any punishment। कब नहीं होगा? अगर उसने वो प्रूव कर दिया कि उसका उसके नॉलेज के बिना ये सब चीजें हुई थी कॉन्ट्रोवेंशन। इफ दैट पर्सन प्रूव्स दैट विदाउट हिज नॉलेज द एक्ट्स वर कमिटेड, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इस मीटिंग में। अब आप बोलोगे कि मैम प्रूफ कैसे होता है? प्रूफ ऐसे होता है कि वो प्रूफ करेगा कि जब चेक साइन हो रहा था मैं था नहीं, आई वाज नॉट द विटनेस ऑफ द विटनेस व्हेन द चेक्स वर बीइंग साइन, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स वर बीइंग साइन, जब मीटिंग हो रही थी देन आई वाज नॉट द पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द डिसीजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो ये इंसान ऐसे करके अपना मीटिंग्स वगैरह की मिनट्स बुक्स वगैरह निकाल के दिखा देगा कि he was not present and he was not personally liable where a contravention under this act has been committed by a company and it is proved that the contravention has been committed किसके विद द कंसेंट और कॉन्निवेंस, मतलब हम लोग का या दे दिया, या फिर एट्रीब्यूटेबल टू द नेग्लेक्ट ऑफ एनी पर्सन। नेग्लेक्ट कौन करेगा? कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी आ जाते हैं, या ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सच डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शेल ऑल्सो बी डील गिल्टी। आप सीएस हो, आपने भी कुछ गलती कर दी, आपकी नेग्लेक्ट में कुछ हुआ तो आपको भी गिल्टी माना जाएगा और आपके खिलाफ भी पनिशमेंट आएगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, एज ए सीएस आप खुद भी लड़ सकते हैं कोई कोई चीजों में, तो आप उसमें प्रूफ कर सकते हैं कि देखो भाई मैं मेरे से गलती हुई। नेग्लेक्ट का नेग्लिजेंस के अकॉर्डिंग होगा, वो अपने जेल में थोड़ा पढ़ा है और वो लॉ के तहत आ जाता है फिर कि किस हिसाब का क्या नेग्लिजेंस लेगा। हमने पढ़ा था ना 3 चीज कि लॉफुल एडवांटेज वगैरह, ये सब उन लोग देखते हैं। अब आगे आपका डिफरेंट टॉपिक एक है स्कोर्स। ये स्कोर्स आपने आपके ओल्ड बुक में जो है एसएलसी में उन्होंने तो पढ़ा ही है, यहाँ में भी देखते हैं। सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। रिड्रेस मतलब कोई भी कंप्लेंट आएगा उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो सेबी ने स्कोर्स करके एक प्लेटफॉर्म जारी किया है। स्कोर्स का फुल फॉर्म दिया हुआ है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। ये है क्या? इज एन ऑनलाइन, तो सबसे पहले याद रख लो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका ऑनलाइन प्रेजेंस है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइंड किसके लिए? टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट्स। किसके लिए है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? फॉर इन्वेस्टर्स। आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? टू लॉन्च
their complaints। किस चीज का कंप्लेन? अब ये देखो, आपको क्वेश्चन आ गया ना, किस चीज का कंप्लेन? किस चीज का कंप्लेन? पर्टेनिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड कोई भी उनका कंप्लेंट है। ऑनलाइन वो लोग कर सकते हैं विद सेबी। किसके साथ, किसके पास कर सकते हैं उन लोग ये कंप्लेंट? सेबी के पास। कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन, जो हमने अभी देखा है। अगेंस्ट व्हाट? ऑब्वियसली सेबी लिस्टेड कंपनीज का देखते हैं, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। तो किसके अगेंस्ट वो लोग कर सकते हैं? लिस्टेड कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज। ठीक है। ऑल कंप्लेंट्स रिसीव बाय सेबी अगेंस्ट लिस्टेड आर डेल्ट थ्रू। तो स्कोर्स से ही होता है। स्कोर्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे कंप्लेंट्स रजिस्टर होके फिर वहां में डीलिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना एक बना सकते हो। क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, नोट्स टाइप का, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। सीबी लॉन्च सेंट्रलाइज वेब बेस्ड कंप्लेंट स्कोर्स कब लॉन्च किया था? जून 2011 में। अब पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ स्कोर्स इज टू प्रोवाइड एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म, एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दो इन लोगों फॉर अग्रीव्ड इन्वेस्टर्स। अग्रीव्ड इन्वेस्टर्स का मतलब जो इन्वेस्टर्स के साथ बुरा हुआ है, जो गुस्से में है, whose grievances pertaining to securities market, जो अनरिजॉल्व है। अब जब आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया, आपने लिस्टेड कंपनी में कंप्लेन की, उन लोग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आप यहाँ आके डालो कंप्लेन। या कोई इंटरमीडिएट ने आपके साथ गलत किया, स्टॉक ब्रोकर। आजकल तो मार्केट में आपने देखा ही है लोग। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, लेट मी टॉक अबाउट इट, बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। और आजकल के बच्चे भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 हजार 4 हजार बच्चे निकाल लेते हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे दे आर डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट को मानते हैं। आप किसी का टिप फॉलो करोगे, बहुत से बच्चे अभी बोलेंगे लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं। आपको क्यों करना है? थोड़ा लर्न करो ना। आप लर्न करो। इवन आई, आपको पता है, आई टेक आउट कंपनीज, आई लर्न अबाउट देम एंड देन आई इन्वेस्ट इन देम। लास्ट ईयर आई डिड नॉट इनकर अ सिंगल लॉस। इस टाइम मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी, मार्केट बहुत भाग रहा था, लेकिन मार्केट की कंपनीज मेरी नहीं भागी। इस टाइम जो जनवरी फरवरी में कंपनीज बहुत अच्छी भाग रही थी। उसके बाद थोड़ा सा आई एम नॉट इन गुड स्टॉक मार्केट पोजिशन राइट नाउ, बट स्टिल आई एम लर्निंग एंड आई एम लर्निंग ऑन माई ओन, एंड दैट लर्निंग विल गिव मी इवेंचुअली आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स, नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स। तो मैं ये बोलूंगी, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। जबरदस्ती के किसी के उसमें पढ़िए मत पचड़ों में। जबरदस्ती 1 घंटा इंस्टाग्राम में रील्स देखने के बजाय आप थोड़ा सा लर्निंग वीडियोस देखिए और सीखिए यूट्यूब से। रिकॉग्नाइज मार्केट स्ट्रक्चर्स, जो भी किसी के खिलाफ, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टर इज गवर्न बाय, कौन गवर्न करता है? सर्कुलर आया था, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब फीचर्स क्या है? ये सेंट्रलाइज डेटाबेस है पूरा, सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें आपका डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का कुछ नहीं। ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेंट्स हो सकता है। ऑनलाइन अपलोड, आपको ऑनलाइन एक्शन टेकन रिपोर्ट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा बाय द कंसर्न लिस्टेड कंपनी। और मतलब ये कौन करता है? आपने दिया कि आपने कंप्लेन लॉन्च किया कि द कंसर्न कंपनी और द कंसर्न registered intermediary has not taken cognizance of your problems or has not tried to resolve your complaints। तो जब जैसे स्कोर्स में अपने आप डालोगे ना, तो कंसर्न कंपनी और कंसर्न जो भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होगा, उन लोग क्या करेंगे? उन लोग ये दिखाएंगे, अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के दिखाएंगे कि देखो हमने ये एक्शन लिए थे, अगर उन्होंने लिए हैं तो। ठीक है। ऑनलाइन व्यूइंग बाय इन्वेस्टर्स ऑफ एक्शंस टेकन ऑन द कंप्लेन एंड, तो वो लोग व्यू भी कर सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने एक्शन लिया है कंप्लेंट जारी करने के बाद। स्कोर्स इज वेब एनेबल्ड और 24/7, ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो 24/7 आप कर सकते हैं कंप्लेन। यहाँ पे आपको 10 बजे से 5 बजे तक का कोई ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे। कंप्लेन्स एंड रिमाइंडर्स देयर ऑन कैन बी लॉन्च ऑनलाइन, कोई भी टाइम आप कर सकते हैं ऑनलाइन में कंप्लेन। ईमेल जनरेट होगा हाथों हाथ, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी मिलेगा, एक आपको यूनिक कंप्लेन रजिस्टर नंबर भी मिलेगा। फ्यूचर के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लेन हाथों हाथ फॉरवर्ड भी हो जाता है जिस एंटिटी के खिलाफ आपने किया है कंप्लेन। बस। अब डायरेक्ट कंप्लेन क्या होता है? द कंप्लेनेंट मतलब कौन होता है? जो कंप्लेन करता है। सपोज यहाँ पे आप है खुशी अग्रवाल, मैं यूज कोर्स टू सबमिट द कंप्लेंट और ग्रीवेंस डायरेक्टली। मैंने एक, मेरे पास ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली उस जो लिस्टेड कंपनी है या फिर वो जो स्टॉक ब्रोकर है, उन लोगों को मैं डायरेक्टली कंप्लेंट डाल दूं स्कोर्स के थ्रू।
resolution such a complaint is called a direct complaint and shall be redressed by the entity within कितना दिन का टाइम है सॉल्व करने का एंटिटी के पास 30 डेज का टाइम है विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय सेबी फेलिंग विच द कंप्लेंट शैल बी रजिस्टर्ड और तब उसके बाद कोर्स में आ जाएगा देयरफॉर सेबी विल टेक अप विद द उसके बाद सेबी बोलेगा आओ बेटा हम डील करते हैं द इन्वेस्टर्स में कॉन्टेक्ट द इन्वेस्टर्स एसोसिएशन होते हैं सेबी का फॉर एनी असिस्टेंस इन फाइलिंग जो भी है आप जा सकते हो उन्हें हेल्प करेंगे द लिस्ट ऑफ आईज आर वेबसाइट में अवेलेबल है फोन नंबर भी दिया हुआ है ठीक है टोल फ्री नंबर है प्रोसेस में आ जाओ जो कि इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द प्रोसेस अब बहुत स्टूडेंट्स लोग बोलेंगे कि मैम हमारे पास ना एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है तो आप एक कॉपी लेके बैठो उस कॉपी में आप ये लिख सकते हैं ठीक है पहला इन्वेस्टर्स हु विश टू लॉन्च अ कंप्लेंट ऑन स्कोर्स कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन आपको पहले अपने आप को नंबर 1 में रजिस्टर करना पड़ेगा स्कोर्स के प्लेटफॉर्म में ये आपको दिया हुआ है ऑनलाइन जो रजिस्टर करो पहले बाय क्लिकिंग ऑन रजिस्टर हियर अंडर द इन्वेस्टर कॉर्नर तो आप जैसे जाएंगे ना तो रजिस्टर हियर करके लिखा हुआ रहेगा आपका हियर करके उसका इन्वेस्टर कॉर्नर में आपको देना पड़ेगा इन्वेस्टर कॉर्नर में आपको देना पड़ेगा आपको मिल जाएगा इन्वेस्टर कॉर्नर के अंडर में रजिस्टर हियर वेल फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइल कर रहे होते हैं आपको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा डिटेल्स क्या किस चीज का लेते हैं इंसानों का आपका नाम आपका पैन नंबर आपका कांटेक्ट डिटेल्स आपका ईमेल आपका आधार नंबर ऑप्शनल है पर आजकल दे देने से क्या है आपका सेंट्रल केवाईसी आईडी है ऑप्शनल है इतना नहीं देने से भी होता है आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड जो भी है कम्युनिकेशन के लिए सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको क्या मिलेगा आप खुद बोलो एक यूजर आईडी आपको मिल जाएगा यूजर आईडी मिलेगा आईडी के साथ क्या मिलता है बोलो 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 पासवर्ड मिल जाएगा एंड आपको हाथों हाथ एक्नॉलेजमेंट एक मिल जाएगा ठीक है अब आ गया टाइमलाइन व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर लॉजिंग कंप्लेंट इन ऑर्डर टू एनहेंस ईज स्पीड एक्यूरेसी जो भी है कंप्लेंट शैल बी लॉज्ड ऑन स्कोर्स विद इन 1 ईयर आपके साथ जो भी गफला हुआ है गफले के विद इन 1 ईयर मैं गफला बोल रही हूँ आप प्लीज इसको गलत वर्ड मत ले लेना बट फैक्ट इज फैक्ट की गफला ही हुआ है विद इन 1 ईयर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मतलब जब आपका प्रॉब्लम चालू हुआ उसके 1 ईयर से अब लेकिन वेर द कंप्लेनेंट हैज अप्रोच लिस्टेड कंपनी ठीक? आपने कंप्लेन लॉन्च किया वहां से 1 साल या फिर आपने कंप्लेन लॉन्च किया उन्होंने आपका कंप्लेन रिजेक्ट कर दिया वहां से 1 साल या द कंप्लेनेंट हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन या फिर उन्होंने एरर वगैरह करके आपका कंप्लेन को छोड़ दिया वहां से 1 साल या फिर द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड रिप्लाई भी आया सब कुछ एक्शन भी ले गया लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर एक्शन आपको लगा ये तो फिजूल की चीजें हैं मुझे से भी अच्छा एक ग्रीवेंस प्रोवाइड करेगा तो यू विल गो विद सेबी सेबी रिजर्व्स इट्स राइट टू रिजेक्ट ए कंप्लेंट लॉज्ड ऑन कोर्ट सेबी के पास भी राइट है टू रिजेक्ट इफ द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड और द कंप्लेनेंट हैज नॉट टेकन अप जो भी अगर वो सेट डेट तक नहीं है तो सेबी कैन टेक लेकिन हमें पता है कि कभी कभी आप रिजनेबल कॉज ऑफ एक्शन दिखा सकते हैं वन टाइम रिव्यू आपको एक ही बार मिलेगा टू एनहेंस मतलब ये देखो स्पीडी ट्रैवल के लिए होता है स्पीडी वे में होना पड़ता है तो ज्यादा रिव्यू ज्यादा देने से बात नहीं बनेगी ठीक है इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन का ये वन टाइम रिव्यू ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां एक कंप्लेनेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है रिड्रेस जो उसको मिला लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरी एमआई ऑप्ट फॉर रिव्यू टू द एक्सटेंड ऑफ रिड्रेसल विद इन 15 डेज वो आप साइड में लिखो यहाँ आपको दिखाना रिव्यू दिखा रिव्यू कितने दिन होना पड़ेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द कंप्लेंट जब कंप्लेन आपका बंद हो गया सब कुछ खत्म हो गया तो सिर्फ 15 डेज लिख के मत रखना डेट ऑफ कहाँ से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा केस बेस्ड आता है ना क्लोजर ऑन स्कोर्स देयर आफ्टर द कंप्लेंट शैल बी एस्केलेटेड फिर आएगा सेबी डील करेगा अब टाइप्स ऑफ कंप्लेंट जो सेबी डील नहीं करता है इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि आपका केस लो ऐसा बन के आएगा कि ये था ये कंप्लेंट था बोलो कि सेबी इसमें कॉग्निजेंस लेगा ना नहीं लेगा सेबी इसको स्कोर्स में परफॉर्म मांगेगा ना नहीं मांगेगा तो आप बोलोगे कि हाँ मानेगा क्योंकि सेबी सब कुछ मानता है आपको मिलेंगे 0 मार्क्स ठीक है पर अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो होगा पर मुझे पता है बहुत सारे लोग मैं नाम नहीं लूंगी उन लोग बोलते कि ये सब नहीं पढ़ना है ये वो
I am someone who has studied whole of the modules. I was always thorough with the modules, and I have seen question paper has come out of the box out of the box का मतलब ये नहीं कि बुक से बाहर आया है, के सिलेबस के इसी अंदर से आया है, लेकिन जो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन ही आएगा या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक आएंगे, उससे बाहर आया है, वो बुक का ही है। क्योंकि आईसीएसआई ने कभी नहीं बोला कि हम यही चीज पूछेंगे। आईसीएसआई हैज ऑलवेज गिवन यू द सिलेबस, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देखो, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नॉट बी डील्ड, आप यहाँ में लिख दो, आपको याद रहेगा नॉट, ठीक है। कंप्लेन्स अगेंस्ट कंपनीज विच आर अनलिस्टेड, ये डीलिस्ट हो चुका है। एंड कंपनीज ऑन डिसमिनेशन मोड में जो है, जहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सब कंपनी जो अनलिस्टेड है, डिलिस्टेड है, ये जो भी है, उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं आएगी। कंप्लेंट्स रिलेटेड टू केसेस पेंडिंग इन ए कोर्ट, अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके खिलाफ का एक बार कंप्लेन नहीं लेगा। हमने बहुत केसेस में देखा है कि एक बार आपका कोई केस चालू हो जाता है तो बाकी चीजों में मॉरिटोरियम लग जाता है, याद करो। तो बस ठीक है, यहाँ पे भी मॉरिटोरियम जैसा एक जस्ट एक बोलने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये बोला है। कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर द, और कोई रेगुलेटरी बॉडी, समझ लो कोई रिजर्व बैंक देख रहा है, तो वो पहले उधर जाओ, आईआरडीए देख रहा है, पीएफआरडीए देख रहा है, सीसीआई देख रहा है, अंडर द कोई मिनिस्टर्स लोग देख रहा है, तो उधर यहाँ नंबर 4 यहाँ पे आ गया। कंप्लेंट्स अगेंस्ट ए कंपनी अंडर रिजोल्यूशन अंडर द कोई भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत, तो अपना अपना जो पर्टिकुलर बॉडीज है उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है तो पहले उन लोगों को झेलने दो, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो वो अलग चीज है, ठीक है। कंप्लेंट्स अगेंस्ट द कंपनीज वेयर द नेम ऑफ द कंपनी स्ट्रक ऑफ, प्लस स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, ये आपका फेवरेट चैप्टर होता है बच्चों का। उसके लिक्विडेटेड कंपनीज और कंपनीज जो लिक्विडेशन के अंदर है, मतलब आपको कैसे याद करना है, जो अनलिस्टेड डीलिस्टेड ये सब है। सेकेंड, जो डिफरेंट आपका कोर्ट में केसेस चल रहा है, फिर डिफरेंट बॉडीज में जो रजिस्टर्ड है उनका, उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता, स्ट्राइक ऑफ हो गया, लिक्विडेशन हो गया, बस। scores authentication for intermediaries and MIS, the procedure for generation of scores, user ID and password is fully automated, already automated है। और फॉर ऑल न्यू सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज एमआईएस जो भी रजिस्टर्ड है उन लोग सबके लिए अलग है, यूजर आईडी पासवर्ड उन लोग को उन लोग के मेल से आ जाता है। स्टॉक ब्रोकर्स डीपीज जो भी है नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्कोर्स ऑथेंटिकेशन सिंस कंप्लेंट्स शेल बी कंटिन्यूड, वो एक सेम रूट से आता है, उन लोग को स्पेशली कोई जाके उनको लेने का जरूरत नहीं है ऑथेंटिकेशन। स्कोर ऑथेंटिकेशन वो कंपनीज इंटेंडिंग टू, जो लिस्ट होना चाहता है उनके लिए क्या होगा, एक ऑनलाइन मैकेनिज्म आया है फॉर ऑब्टेनिंग स्कोर्स क्रेडेंशियल्स फॉर ऑल कंपनीज जो लिस्ट होना चाहती है, वाज इंट्रोड्यूस, ये अभी रिसेंट आया 2021 में, अक्टूबर 14 में, 3 साल पहले। द ऑनलाइन फॉर्म कैन बी एक्सेस, कैसे जा सकते हैं, सब इतना काम का नहीं है। आपको अगर पूछेगा कि व्हाट आर द प्रोसीजर, तो आप ये दे सकते हैं, स्कोर्स के वेबसाइट में जाओ। ये ग्रीन इनिशिएटिव है ताकि स्ट्रीमलाइन हो सके। ग्रीन इनिशिएटिव मतलब पेपर ऊपर पेन नहीं लगेगा। इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस आप लोअर आराम से देख सकते हैं, बिफोर लिस्टिंग, लिस्टिंग होने से पहले जो भी ग्रीवेंसेस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप बोलेंगे कि मैम यहाँ में अनलिस्टेड का क्या है, पर मैं बोलती हूँ कि जो लिस्ट होने वाला है वो बोला है। द स्कोर्स क्रेडेंशियल सेल बी सेंड टू द कंपनी, मिल जाएगा कंप्लायंस ऑफिसर, या कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, सीएस होता है नॉर्मली। द कंप्लेंट्स अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज कैन बी प्रोसीडेड बाय कंपनीज का इन हाउस रजिस्टर टू इशू, आपने पढ़ा है रजिस्टर टू इशू ट्रांसफर एजेंट्स, है ना। इन केस द complaints are processed by the RTA or ST on behalf of the listed companies, any failure, अगर उन लोग नहीं कर पाएंगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स नहीं दिखा सके, वो लोग का फेलियर माना जाएगा और माना जाएगा कि उन्होंने रिट्रेस नहीं किया। ये सब बहुत नॉर्मल है। हैंडलिंग ऑफ कंपनीज, ये आपको क्या क्या कौन से कंपनीज के खिलाफ किस टाइप की चीजों के खिलाफ उन लोग वो कर सकते हैं आप।
कि उनका ग्रीवेंसेस खत्म हो गया, अब कुछ लेने ग्रीवेंस ले सॉल्व करने का नहीं है, 20 से ज्यादा कंप्लेंट भी उनका आ गया, 10 लाख रुपया से ज्यादा इन्वॉल्व है, तब जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप इतने टाइम को आप स्किप भी कर सकते हैं, एक बार जस्ट आप टाइम ब्रेक ले लो, तो क्योंकि ये वीडियो एक साथ में अपलोडेड है, तो आप एक बार ब्रेक ले लो 10 मिनट्स का। ठीक है, आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स।
तो ब्रेक ले लिया होगा आपने। ये ब्रेक देना थोड़ा जरूरी हो गया था एक्चुअली। आई टेल यू, एक स्टूडेंट के पेरेंट आ गए थे मेरे पास कि वो 3-4 दिन क्लास नहीं आएंगे, दे आर गोइंग फॉर फैमिली फंक्शन, आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, तो आई हैड टू अटेंड देम। वो काफी दूर से आए थे वो। अब देखो आगे, हाँ, रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। सो सेबी सेबी का जो ये स्कोर्स प्लेटफॉर्म है, कैसे रिड्रेसल होता है। आपको ये जो सर्कुलर नंबर है ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप अपना एंड लिंकिंग इट टू ऑनलाइन जो भी है यहाँ तक थोड़ा पढ़ के बस रख दो, ये सब नहीं पढ़ना है। सेबी का कंप्लेंट रिड्रेसल जो सिस्टम स्कोर्स, एक सेंट्रलाइज वेब बेस्ड हमने पढ़ा था, इंटरनेट फैसिलिटी है, इतने तारीख को आया था, बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टर्स को, जिसका इन्वेस्टर्स लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी या फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जो MIS है, अनरिजॉल्व रह जाता है। तो सेबी ने बहुत रिविजन्स किए, बहुत स्ट्रेंथन किया इस फैसिलिटीज को, और नए नए प्रोग्राम्स इंसर्ट करे। स्ट्रेंथन करने के लिए है एक मैकेनिज्म लेकर आया स्कोर्स, बाय मेकिंग द एंटायर जो भी प्रोसेस है मार्केट कंपेरेबल, प्रोवाइडिंग ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया दैट मेक्स द प्रोसेस एफिशिएंट होए, टाइमलाइंस आए, और नया नया ऑटो राउटिंग, ऑटो एस्केलेशन होए, इतना ज्यादा कॉलिंग फैसिलिटी वगैरह नहीं होए, डायरेक्ट ही हो जाए। ठीक है, नया नया कुछ कुछ उन्होंने चीजें लेकर आए शेयर ट्रांसफर एजेंट सबके लिए। इट बिकम नेसेसरी, एक बहुत अच्छा प्रोसेस, मुझे ऐसा नहीं लगता अगर ये आएगा तो आप एक बार रीडिंग करके इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, द डेजिग्नेटेड बॉडीज जो भी है, इंक्लूड लिस्टेड कंपनीज, मर्चेंट बैंकर्स, बैंकर्स टू इशू जो भी है, इन लोग सबके अगेंस्ट उन्होंने अच्छा अच्छा नया नया एक्सटेंड, ताकि सब अच्छे से हो जाए सारा काम। तो आपको मेनली जो जो पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से बोल ही देती हूँ, ये आपको देखना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब डेजिग्नेटेड बॉडीज जो दिया है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। दे शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटर करेंगे, एंड हैंडलिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी एंटिटीज के अगेंस्ट आएगा उनका जो टाइम है, डोमेन है, उसमें उन लोग को मिल जाएगा, उन लोग फिर उसको हैंडल करेंगे वहां से। आपको लगता है ना, जैसे आप ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डाल देते हो तो कौन देखता है, यहाँ इन लोग देखेंगे। ठीक है, टेकिंग नन एनफोर्समेंट एक्शन, वो लोग कोई एक्शंस नहीं लेंगे, कोई एनफोर्सेबल एक्शंस नहीं लेंगे। वो लोग एडवाइजरीज इशू करेंगे, लेटर्स डालेंगे नन रिटेशन इन्वेस्टर्स को, वो लोग ये लेटर वेटर पहुंचाते हैं। अच्छा, एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि कैसे होगा बाय एंटिटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिड्रेसल बाय डेजिग्नेटेड बॉडीज। सबसे पहले है सबमिशन ऑफ द कंप्लेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द कंप्लेंट बाय द एंटिटी, हमने पढ़ा था सबमिशन एंड हैंडलिंग। ठीक है, all entities who are in receipt of the complaints of the investor, जिसके खिलाफ भी आया है एक कंप्लेंट, shall resolve the complaints within 21 calendar days of receipt, और सिर्फ 21 days में उनको हैंडल कर लेना चाहिए, रिजॉल्व कर लेना चाहिए। complaints lodged on scores against an any entity shall be automatically forwarded, हाथों हाथ फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉर रिजोल्यूशन एंड सबमिशन ऑफ ATR। ATR क्या था, एक्शन टेकन रिपोर्ट, उन लोगों को देना पड़ेगा क्या एक्शन लिया गया है। Entities shall resolve the complaint and upload the scores 21 calendar days में हाथों हाथ करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली राउट हो जाएगा कंप्लेनेंट को। The complaint against the entity shall be simultaneously forwarded through scores to the relevant designated body, को भी मिल जाएगा। ठीक है, the designated body ensure करेगा कि एंटिटी ने ATR दे दिया 21 डेज में। द डेजिग्नेटेड बॉडी शेल मॉनिटर द ATR, वो लोग ATR को लोग देखेंगे कैसा है, सबमिटेड बाय द आइडेंटिटीज अंडर द डोमेन, एंड इन्फॉर्म द कंसर्न एंटिटी की इंप्रूव करो क्वालिटी अपना जो भी है, जहां से आपने जो भी एक्शन लिया है थोड़ा और अच्छा करो। ओके, सेबी में कॉन्करेंटली मॉनिटर और भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स और डेजिग्नेटेड बॉडीज को सेबी भी देखेगा कि भाई इन लोग अच्छे से कर रहे हैं ना नहीं कर रहे अपना परफॉर्मेंस। ये हो गया सबमिशन। अब आगे रिव्यू ऑफ द कंप्लेनेंट, फर्स्ट रिव्यू, फर्स्ट हमने कहा ना रिव्यू होता है of the complaint. In case complainant is satisfied with the resolution जो भी आया ATR से, या complainant does not choose to review, उसको लगता है क्या तो अच्छा है ये रिजोल्यूशन, या फिर उसने बोला कि वो रिव्यू नहीं करेगा, द कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ, खत्म हो गया, चलो टाटा बाय बाय। हाउएवर इफ द कंप्लेनेंट इज अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ही में और शी में और दे में रिक्वेस्ट फॉर ए रिव्यू फॉर द रिजोल्यूशन पास्ड विद इन 15 दिन के अंदर अंदर उन लोग ATR के रिजोल्यूशन रिव्यू के लिए लोग डाल सकते हैं। इन केस द कंप्लेनेंट हैज रिक्वेस्टेड टू रिव्यू द रिजोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, और द एंटिटी हैज नॉट सबमिटेड द ATR, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया या फिर कंपनी ने ATR ही सबमिट नहीं किया 21 डेज के अंदर अंदर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है,
द कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी शैल कॉग्निजेंस लेगा फॉर फर्स्ट रिव्यू। लोग खुद ही रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द designated body shall take up the first review with the concerned entity। जहां जहां जरूरत है the concerned entity shall submit the ATR। फिर जो भी टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। the designated body may seek clarification और ATR में कोई भी चीज है तो लोग क्लैरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं। the concerned entity shall provide clarification देनी भी पड़ेगी जहां जहां उनसे मांगा गया है। the designated body shall stipulate the timeline कि कब कैसे खत्म होना चाहिए, ठीक है। to ensure the designated body shall in such a manner that the submit the डालना भी पड़ेगा कैलेंडर डेज में। बस। अब सेकंड रिव्यू क्या होता है देखो। द कंप्लेनेंट में सी के सेकंड रिव्यू द कंप्लेंट, सेकंड रिव्यू मांग सकता है एक बार और 15 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एटीआर। जैसे एटीआर आया, इन केस द कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड एटीआर से और द कंप्लेनेंट डज नॉट चूज द रिव्यू विद इन द पीरियड, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। इन केस द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड और द कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी नहीं, वहां में था कंपनी, यहाँ में कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी ने 10 कैलेंडर डेज तक एटीआर सबमिट नहीं करा है, से भी फिर उठाएगा। अब आप देखो डिफरेंस, वहां में था डेजिग्नेटेड बॉडी उठाएगा आपका कॉग्निजेंस, यहाँ में सेबी उठाएगा अगर डेजिग्नेटेड बॉडी ने काम नहीं किया, ठीक है। सेबी में टेक अप द रिव्यू विद द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, सबसे रिव्यू लेगा इंक्लूडिंग द कंसर्न एंटिटी और बॉडी से भी। द कंसर्न एंटिटी और बॉडी शेल टेक इमीडिएट एक्शन, जो भी सेकंड रिव्यू में आएगा विद इन द टाइमलाइन जो भी सेबी बोलेगा। सेबी या डेजिग्नेटेड बॉडी जो भी है में से क्लैरिफिकेशन लोग सब क्लैरिफिकेशन ले सकता है। द कंसर्न एंटिटी शेल प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन देनी भी पड़ेगी, जो भी टाइमलाइन है। द सेकंड रिव्यू कंप्लेंट शैल बी ट्रीटेड एज रिजॉल्व्ड या डिस्पोज या क्लोज ओनली व्हेन सेबी डिस्पोज कर देगा। हेंस मेयर फाइलिंग ऑफ एटीआर से कुछ नहीं होता, सेबी ने जब बोला भाई डिस्पोज हो जाए तब डिस्पोज हो जाए। एक्शन फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्ट, अगर लिस्टेड कंपनीज ने फेलियर हो गया, उन्होंने रिड्रेस के लिए डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए तो द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज से लेवी एक फाइन लगाएगा 1000 रुपए पर डे पर कंप्लेंट, हाँ, ऑन द लिस्टेड कंपनी फॉर वायलेशन, जो भी इस चीज का वायलेशन के लिए। आप लोग को बस वायलेशन तक ये लिखना है, रेगुलेशन नंबर याद रहता है नहीं रहता है, मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इतना याद नहीं रहता है, ठीक है। डेजिग्नेटेड एंटिटी शैल इशू नोटिस, इंटीमेट कर देगा लिस्टेड कंपनी कि भाई हमने आपके ऊपर फाइन लेवी कर दिया, वेल ऑल्सो डायरेक्टिंग इट टू सबमिट एटीआर, दे दो भाई, और फाइन अपना 15 दिन के अंदर अंदर ये नोटिस से देना है। इन केस द लिस्टेड कंपनी फिर गफलेबाज है, फेल कर दिया within 15 days from the date of such notice, the concerned designated stock ये आपका एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज नोटिस देगा उसके प्रोमोटर्स को कि भाई अपना फाइन वाइन पे करो। यहाँ पे आ गया 10 दिन, मतलब 25 दिन के अंदर अंदर लास्ट फाइन आ ही जानी चाहिए। फिर अगर एंटिटी ने फिर से फेल कर दिया, कंप्लायंस फाइन वाइन नहीं दिया, नोटिस वोटिस, द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, डिपोजिटरीज को बोलेगा कि भाई अब प्रमोटर्स का सारा एंटायर स्टॉक होल्डिंग को आप फ्रीज कर दो। सोचो ऐसा जब होता है आपकी ना पूरा का पूरा एंटायर स्टॉक होल्डिंग फ्रीज हो गया, ठीक है, आपकी कंपनी का, आपने उस कंपनी का शेयर्स लिया है, कहीं पे टाइमलाइन है या फिर टेलीग्राम वगैरह में देख के, भाई कैसे होगा बताओ, आप कैसे करेंगे ये सबको डील। आई डोंट नो। In case the listed company fails to pay the fine or resolve the complaint despite receipt of the notice, वो लोग जो भी एक्शन है वो लोग ले लेंगे एक्शन। अब आ जाओ, द प्रोसीजर एंड एक्शंस मेंशन्ड अबव शैल ओनली बी एप्लीकेबल फॉर कैटेगरीज ऑफ कंप्लेंट्स। ये कैटेगरीज है, आपको जितना याद होता है बहुत अच्छा है, आप उतना याद करो, फ्री टाइम में बैठ के सब थोड़ा याद कर लेना, इसके खिलाफ ही आप सिर्फ कंप्लेंट ले सकते हैं। जनरल प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल। इन्वेस्टर्स शैल फर्स्ट टेक अप द ग्रीवेंसेस फॉर रिड्रेसल, पहले एंटिटी के पास जाओ थ्रू देयर डेजिग्नेटेड पर्सन जो भी है जो हैंडल करते हैं। इन्वेस्टर्स हु विश टू लॉन्च, जो स्कोर्स में जाना चाहते हैं, हमने पढ़ा था स्कोर्स के रजिस्टर हियर पैनल में जाके अपना नाम पता एड्रेस सब देना है, उनको यूनिक आईडी पासवर्ड सब आएगा, देखो ये सब आप पढ़ा पढ़ा हुआ मिलेगा। इन ऑर्डर टू ईज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए स्पीड एक्यूरेसी में कंप्लेन में स्कोर्स ने क्या किया, 1 साल का समय दिया। 1 साल का समय कहाँ से, हमने पढ़ा था जब से उन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी है तब से कंप्लेन का रिप्लाई आया तब से, सब ये सब हमने पढ़ा है। If any complaint filed on scores beyond the limitation
नोटिफिकेशन पीरियड सेबी रिजेक्ट कर सकता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्लेंट शेल नॉट बी डील्ड, हमने पढ़ लिया था। अनलिस्टेड डिलिस्टेड कंपनी के खिलाफ कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग है उसके खिलाफ नहीं हो सकता है कंप्लेन। कोई भी चीज कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज डील कर रही है उस पर नहीं हो सकता है। कोई भी कंपनी का आईबीसी चल रहा है, स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, लिक्विडेटेड कंपनी, और यहाँ पे एक और आ गया है, ये की बात कर रही हूँ तो पूरा छोड़ना, मैं इसको एड कर दो। कंपनीज विच आर इन नेचर ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, जैसे एआई वगैरह, इन्फॉर्मेशन गिवन टू सेबी रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द, तो इसके खिलाफ भी नहीं आ सकता। तो ये आप एक मार्क कर लो यहाँ पे, उसके साथ लिख लेना बस। बात खत्म। सेबी हैंडल करेगा फर्स्ट रिव्यू बट नो डेजिग्नेट। अब देख हमने पढ़ा था फर्स्ट रिव्यू कैसे आता है, हमने जो अभी पढ़ा फर्स्ट रिव्यू कौन देखता है, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड रिव्यू कौन देखता है, सेबी देखता है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ। ठीक है, याद रखना, सेबी तब कर सकता है अगर डेजिग्नेटेड बना ही नहीं है तो फर्स्ट रिव्यू। फिर अगर रीजंस आएगा, अगर एटीआर सबमिट नहीं हुआ कि क्यों नहीं हुआ, स्कोर शेल ओनली बी फॉर इन्वेस्टर्स के लिए ही होगा, कंसर्न एंटिटी जिस जो जो एंटिटी उसमें लिस्टेड है। इन केस में इन्वेस्टर्स ने इशू रेज किया विच रिक्वायर एजुडिकेशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी का एजुडिकेशन जरूरी है, राइट या क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ लॉज कुछ भी इन्वॉल्व है, और फिर इन्वेस्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड कि जो भी सेबी ने या स्कोर्स ने जो भी दिया है वो लोग रिव्यू डाल सकते हैं जहां जहां अप्रोप्रिएट है लीगल फॉरम्स में। इन्वेस्टर्स कैन अप्रोच द ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो भी है वहां में जा सकते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, at any point of time in case the complainant opts for online dispute redressal mechanism, और जो भी है वो ऑनलाइन डिस्प्यूट के लिए लोग जा सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर रिलेटिंग टू वर्क फ्लो प्रोसेसिंग, ये डेजिग्नेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम, ये काम का नहीं है, आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सेबी का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है। स्कोर्स एक प्लेटफॉर्म है जो हमने पढ़ चुका है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज के खिलाफ, लिस्टेड कंपनीज के खिलाफ। इसको इम्प्रूव करने के लिए मार्च 2020 में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आया था स्कोर्स का। स्कोर्स मोबाइल ऐप इजियर करेगा, ऑब्वियसली आपके विद इन हैंड, आपको फिजिकल मोड जाना नहीं, आपके फोन में है, ऐप डाउनलोड करो, अपना कंप्लेंट डालो। देखो, द ऐप हैज ऑल फीचर्स कोर्स का जो प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल आईडी वगैरह। इन्वेस्टर्स कैन नॉट ओनली फाइल देयर ग्रीवेंसेस बट ऑल्सो ट्रैक द स्टेटस, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स ऑल्सो की रिमाइंडर्स देख सकते हैं, आप अपना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के प्लेटफॉर्म में जाके ज्यादा से ज्यादा टोल फ्री नंबर वगैरह देख सकते हैं। ये लेसन हम आज खत्म करके ही उठेंगे। देखो एक केस लो दिया है, सुमन मोटर्स लिमिटेड वर्सेस सेबी, और एजुकेटिंग ऑफिसर यहाँ में था सेबी और एओ। इसमें क्या था, फेलियर टू ऑब्टेन स्कोर्स ऑथेंटिकेशन और रिड्रेस करने में फेलियर हुआ था। फैक्ट ऑफ द केस में पहले चले जाते हैं। सेबी, ये सब छोड़ो, ये सब जो भी व्हाइट सर्कुलर नोटिस डेटेड, ये सब डायरेक्टेड क्या बोला था सेबी ने, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लो। सेबी डायरेक्टेड ऑल लिस्टेड कंपनीज की, सेबी में आपको एक स्कोर्स प्लेटफॉर्म में आपको ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ा है अभी, और अपना लेने के लिए, ऑल्सो रिड्रेस एनी पेंडिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस है उसका प्लेटफॉर्म में ही आप करना है आपको, स्कोर्स में ही। सब्सिक्वेंटली सेबी ने और भी बहुत सारा डेटेड दिसंबर, ये सब नहीं पढ़ो आप लोग। इंटर ये सेबी ऑल्सो, या आप ये कर सकते हैं सेबी इंटर एलिया, या सेबी ऑल्सो डायरेक्टेड ऑल कंपनीज और सिक्योरिटीज वर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस टू ऑब्टेन एक स्कोर्स का ऑथेंटिकेशन लो 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस इशू सर्कुलर, सर्कुलर आने के 30 दिन तक। एंड ऑल्सो रिड्रेस कुछ भी होगा, जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन है जल्दी जल्दी खत्म कर लो, फिर तो स्कोर्स में ही आएगा। हाँ, मतलब किसी का कोई में चालू है तो खत्म करो। इट वॉज एलेज दैट सुमन मोटर्स लिमिटेड जो भी था, हमें नोटिस ही बोला गया, हैड फेल्ड टू ऑब्टेन स्कोर्स एंड टू रिड्रेस विद इन द टाइमलाइन, तो सेबी ने उसके खिलाफ उसको फोड़ा। ऑर्डर, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स, जो भी एओ ने क्या किया, इम्पोज किया 1 लाख रुपए का पेनल्टी सुमन मोटर्स में, कि उन्होंने प्रोहिबिशन किया है। बस बहुत सस्ते में निपटा है, क्या बोलते हो। अब ये सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम, ये भी आपके पहले चैप्टर्स, पीछे आपको चैप्टर्स में मिलेंगे, फिर भी है हमें तो चलो देख लेते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर रेगुलेशन ऑफ एनी ऑर्डरली डेवलपमेंट, सेबी अच्छा से चले, ये है द फॉलोइंग पर्संस में मेक ए रिक्वेस्ट ऑफ इनफॉर्मल गाइडेंस के लिए दे सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा सपोर्ट दो, हमें थोड़ा समझाओ भाई ये सब चल क्या रहा है। कोई भी इंटरमीडियरी, कोई भी लिस्टेड कंपनी, एनी कंपनी जो लिस्टेड होना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसका ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आ चुका है, कोई भी म्यूचुअल फंड,
एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी एक्वायरर या प्रोस्पेक्टिव एक्वायरर होगा तो आपको चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ो। रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, लिस्टेड कंपनी, समवन हु इज गोइंग टू गेट लिस्टेड, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट, एंड लास्ट में आपका सास regulations. The guidance scheme further deals with value aspects such as nature of request, कैसा request है, fees क्या क्या चाहिए, request letter आएगा, आपका सेबी का directions आएगा, certain type of request, ये important है। informal guidance scheme के ऊपर question आ सकता है, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि हमारा ये है, वो है, ये है, वो है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मैम आप क्या बोल रहे हैं कि ठीक है मत करना, मत करना, क्योंकि ये जो आपका आईसीएसआई जो है ना, इनको सब पता है कि मार्केट में किस क्वेश्चंस के लिए अफवाह चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उनको क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए, उनको सिलेक्टिव स्टडिंग वाला स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको पढ़ना है, पढ़ो, पढ़ने बैठे हो, हिम्मत लगा के पढ़ना है, हमें क्लियर करनी है, हमारा मिशन है क्लियर करना। और क्लियर सिलेक्टिव स्टडी से नहीं होता है, क्लियर पूरा मॉड्यूल का नॉलेज से होता है, क्योंकि आईसीएसआई ने किसी को कभी नहीं बताया मैं मॉड्यूल से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इनफॉर्मल गाइडेंस में भी शॉर्ट फॉर एंड गिवन दो फॉर्म में दिया जाएगा। एक होगा नो नो एक्शन लेटर्स, होगा इंटरप्रेटिव लेटर्स। नो एक्शन लेटर्स क्या होता है? सेबी इंडिकेट्स दैट द डिपार्टमेंट वुड क्या कर सकता है, वुड नॉट रिकमेंड और वुड नॉट एनी एक्शन अंडर इन, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस में कोई भी एक्शन डिपार्टमेंट नहीं लेगा जिस नाम सेबी ने एडमिनिस्टर करके रखा टू द बोर्ड इफ प्रपोज ट्रांजेक्शन डिस्क्राइब्ड इन रिक्वेस्ट मिड अंडर पैरा 6। अगर पैरा 6 में जो भी लिखा हुआ है आपको बस याद करना है, अगर वो पैरा 6 को फॉलो किया तो ये क्या होगा, कोई भी डिपार्टमेंट चाहे या नहीं चाहे कोई एक्शन नहीं ले सकता है या ले भी सकता है। ये नो एक्शन लेटर्स हो गया। इंटरप्रेटिव लेटर्स क्या हो गया? सेबी प्रोवाइड्स एन इंटरप्रिटेशन, मतलब आपको वो डिटेल देगा कि क्या लिखा हुआ है, फिर स्पेसिफिक प्रोविजन, कोई भी एक्ट रूल्स रेगुलेशन जो भी है, जो भी सेबी के अंडर आया है, जो मतलब जो भी एक इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब सुनो, द रिक्वेस्ट सीकिंग इनफॉर्मल गाइडेंस, आपका जो रिक्वेस्ट आएगा शुड स्टेट दैट इट इज बीइंग मेड अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में आया है 2000 फी वाला, एंड ऑल्सो स्टेट वेदर इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर, आपका नो एक्शन लेटर चाहिए या आपको इंटरप्रिटेशन लेटर चाहिए डिपार्टमेंट का चाहिए या फिर आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए, वो आपको अपने देना पड़ेगा, फीस भी देना पड़ेगा और कौन सा डिपार्टमेंट को अपने एड्रेस किया वो भी देना पड़ेगा। इट शुड ऑल्सो डिस्क्राइब द रिक्वेस्ट कि कैसा रिक्वेस्ट है आपका, डिस्क्लोज एंड एनालाइज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। द सेबी में डिस्पोज ऑफ द रिक्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, 60 दिन के अंदर अंदर सेबी के पास भी टाइम है भाई, आप 60 डेज में दे दो, डिस्पोज ऑफ कर दो उनकी जो भी उनके उन्होंने पूछा है। द डिपार्टमेंट में गिव ए हियरिंग और कंडक्ट एन इंटरव्यू, फिर अगर उसको नेसेसरी लगा तो हियरिंग हो जाएगी। द रिक्वेस्ट और शेल बी इंटर ओनली टाइम टू रिप्लाई, जो टाइम है उसमें करो। द इंटरनल रिकॉर्ड्स और रिव्यूज ऑफ द कॉन्फिडेंशियली रहेगा, कुछ कुछ चीजें ही बाहर आएगी। जो सीबी में नॉट, अभी इंपॉर्टेंट हो गया, सीबी किस कौन से टाइप की रिक्वेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, those which are general and those which do not completely and sufficiently describe the factual situation, सिचुएशन आपने अच्छा से नहीं बताया या जनरल है तो सेबी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब इस टाइप की सिचुएशन है तो हाइपोथेटिकल एरर हो सकते हैं, मतलब सिचुएशंस ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, सेबी माथापच्ची नहीं करेगी। दोज रिक्वेस्ट इन विच द रिक्वेस्टर इज नॉट डायरेक्ट और अगर उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट ही नहीं है रिक्वेस्टर को, वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, वो बकवास की बातें कर रहा है। वेयर द एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस अगर आपने नहीं साइट किया है, आपके लॉयर को आपको सबको पता होना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोविजंस आपको बतानी पड़ेगी सेबी को, सेबी खुद से कुछ इंटरप्रेट नहीं करेगा। वेर नो एक्शन और इंटरप्रेटिव लेटर हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय दैट और एनी अदर डिपार्टमेंट, और अगर सेबी ने सब्सटेंशियली क्वेश्चन में ऑलरेडी रिक्वेस्ट कोई पहला रिक्वेस्ट में सेम टाइप के क्वेश्चन में सेबी ने रिप्लाई दे चुका है तो सेबी बार बार एक ही चीज में अपने समय नष्ट नहीं करेगा। those cases in which investigation, inquiry or other enforcement action already initiate हो चुका है, सेम टाइप की बात है। those cases where connected issues और पैर पेंडिंग, ऑलरेडी कोई चीज पेंडिंग है तो से भी बोलेगा भाई रुक जाओ उसके थोड़े डिटेल आने तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। एंड दोज केसेस वेयर पॉलिसी कंसर्न्स रिक्वायर द डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट का ही कॉन्फिडेंशियलिटी है कि डिपार्टमेंट इसके लिए आंसर नहीं दे तो भाई नहीं दे। वेयर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है उसके लिए रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया, द फी इफ एनी पेड बाय द रिक्वेस्टर शैल बी रिफंडेड, उसको दे दिया जाएगा 5,000 रुपया काट के, तो चार्जेस तो लगते हैं। हाउएवर सेबी इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर गाइडेंस शैल नॉट बी लायबल, कोई भी जबरदस्ती की चीजों के लिए लायबल नहीं है सेबी। अब आ जाओ,
क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट। अब देखो, एनी पर्सन सबमिटिंग ए लेटर या रिटन कम्युनिकेशन दिस स्कीम, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका ये चीज को ना फॉर कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट रहे। 90 दिन के लिए उसको मिल जाएगा, डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स आने तक उसको कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो बच के रहेगा। द रिक्वेस्ट विल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ द बेसिस की क्यों चाहिए उसको कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट। इफ द डिपार्टमेंट डिटरमाइंस टू ब्लेंड द रिक्वेस्ट, बोला ठीक है देंगे, लेटर रिटर्न विल नॉट बी अवेलेबल टू द पब्लिक, ये इस पीरियड तक 90 दिन तक पब्लिक को कुछ पता नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। ठीक है। इफ इट अपीयर्स द डिपार्टमेंट द रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल शुड बी डिनाइड, बोला अगर कुछ है कि क्यों हम दे, द रिक्वेस्ट विल ऑल्सो बी एडवाइस एंड सच पर्सन में विड्रॉ द, वो चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर एडवाइस आने तक, और उसका फी जो है उसको दे दिया जाएगा, ये वही 5,000 रुपया जो भी है प्रोसेसिंग फीस तो लिया ही जाएगा शायद तक। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि देखो भाई डिपार्टमेंट ने बोला हम आपको ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो आपको अगर लगता है कि नहीं तो भाई निकल आओ 30 डेज के अंदर। इनकेस रिक्वेस्ट हैज बीन विथड्रॉन अंडर क्लॉज सी, ये क्लॉज सी है, यहाँ पे विथड्रॉन बोला नहीं है, जो भी क्लॉज सी, नो रिस्पॉन्स विल बी गिवन एंड लेटर और रिटन कम्युनिकेशन विल रिमेन विद सेबी, बट सेबी के पास रहेगा लेटर, लेकिन सेबी उसे कभी नहीं दे सकती है। तो यहाँ पे सेबी के ऊपर पाबंदी आ चुकी है। द लेटर इज नॉट विथड्रॉन, इट शैल बी अवेलेबल टू द पब्लिक। तो मतलब विथ एनी रिटन स्टाफ रिस्पॉन्स, मतलब आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं किया तो पब्लिक के पास चला जाएगा। ए नो एक्शन लेटर इशूड बाय डिपार्टमेंट कंसिडर द व्यू, कि डिपार्टमेंट का व्यू क्या है इस चीजों में, बट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन सेबी, सेबी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं, डिपार्टमेंट क्या बोलता है वो है, सेबी अपना राजा है, वो राजा जैसा ही रहेगा। दो द सेबी में जनरली एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच लेटर, वो कर सकती है लेटर के अकॉर्डिंग काम, लेकिन सेबी विल नॉट बी बाउंड बाय दैट लेटर। द लेटर इशूड बाय द डिपार्टमेंट दिस स्कीम शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एट ए कंक्लूसिव डिसीजन, नहीं मान लिया जाएगा, इधर आपका केस स्टडी बन सकता है कि कंक्लूसिव नहीं है, उसने जो बोल दिया वो मुंह जबानी याद नहीं रखना है, वो उसकी जबान की लकीर नहीं बन जाती है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट नहीं हो सकता है। सच ए लेटर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज एन ऑर्डर ऑफ द सेबी अंडर सेक्शन 15T के तहत नहीं आएगा of the act and shall not be appealable, अपील नहीं कर सकते उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप। Where a no action letter is issued by department affirmatively or positively, it means that the department will not recommend enforcement, सेबी के पास नहीं जाएगा, उन्होंने affirmative दे दिया। The guidance offered through the letters issued by the department conditional है upon the requester acting strictly in accordance, हम आप हमारे accordance ही चलो। सेबी shall not be liable, कोई भी लॉस या डैमेज हुआ रिक्वेस्टर को, तो सेबी उसका अकाउंट में जो भी है लायबल नहीं होगा। रिक्वेस्ट नॉट बीइंग रिप्लाइड और लेटली आया जो भी है, व्यू डिफरेंट है, तो सेबी लायबल नहीं होगा, सेबी इज द थिंग, सेफ साइड में बैठा रहेगा। वेयर द डिपार्टमेंट फाइंड्स दैट अ लेटर issued by it under this scheme has been obtained by the requester by, अगर उसने रिक्वेस्टर ने हमें फ्रॉड कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, लीगल एक्शन जो भी एनी लीगल एक्शन डिपार्टमेंट में टेक, इट में डिक्लेयर सच लेटर टू बी नन एस्ट, मतलब वो बोल सकते हैं कि बेकार लेटर है, एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, एंड देयर अपन द केस ऑफ द रिक्वेस्टर विल बी डील्ड विद एज इफ सच लेटर हैड नेवर बीन इशूड, ऐसे मान लिया जाएगा कि लेटर कभी आया ही नहीं है और कोई एस्टेब्लिशमेंट उसकी हुई नहीं है। वेयर द सेबी इशूज अ लेटर अंडर दिस स्कीम, इट में पोस्ट द लेटर टुगेदर विद द इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑन द सेबी वेबसाइट इन अकॉर्डेंस विद, ऑब्वियसली कि हम देखो विद द गाइडेंस की, मतलब हमने ये लेटर पोस्ट कर चुका है, तो अब आपको और एक्स्ट्रा में नहीं आना है। हमारे चैप्टर ये समाप्त हुआ, मैं आपको एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बना के दे दूंगी। हमने आई थिंक मैंने कुछ स्किप नहीं किया है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको एक बार में सब कुछ समझा दूं। ठीक है, वन सिटिंग में कोशिश था बट वो नहीं हो पाया, बट छोड़ो कोई बात नहीं। आप अच्छे से पढ़ो, आपको कोई डाउट होगा आप मुझे वापस पूछ सकते हैं। ये वीडियो इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बातें, जल्दी जल्दी सुन लो, अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ो। ये चैप्टर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ऐसे चैप्टर्स हम स्किप करके जाते हैं, एग्जाम में 3 मार्क किया जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में 5 मार्क किया जाता है क्वेश्चन, लग खराब है तो 6 मार्क किया जाता है क्वेश्चन। 6 मार्क के मतलब टोटल इस चैप्टर से 6 मार्क के। अब स्टूडेंट्स क्या है ना, ये सब चैप्टर पढ़ के नहीं जाते, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि पढ़ना भी चाहिए, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सांस जो कि पढ़ना भी चाहिए, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंटरमीडिएट जो कि पढ़ना भी चाहिए, एलओडीआर आईसीडीआर, ये जो अपना जो बाप चैप्टर्स है हम लोग पढ़ के जाते हैं, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, डोंट माइंड मी इन द लैंग्वेज। ठीक है, मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं है, पर मैं बोलूंगी कि भाई स्टूडेंट्स देखो, एग्जाम टाइम में जब आप बैठते हैं ना एग्जाम देने, वो जो 3-3 मार्क का जो 15 मार्क का 5 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है, भाई साहब आपने देख लिया कि इसमें एक क्वेश्चन तो इधर हो गया गया,
2A में नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देते हैं, लेकिन वो 3 मार्क में या 4 मार्क का जो क्वेश्चन आ जाता है, फिर 5-5 मार्क का 3 क्वेश्चन जब आ जाता है ना, तो आपका दिमाग हिल जाता है कि मुझे एक 3 मार्क का क्वेश्चन, आप ये भूल जाते हैं कि आपने सास्ट का तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आईसीडीआर सॉल्व कर लिया, एलओडीआर सॉल्व कर लिया, इंटरमीडिएट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने इनसाइडर ट्रेडिंग सॉल्व कर लिया, आपने म्यूचुअल फंड सॉल्व कर लिया। भाई यू आर द किंग और क्वीन, ठीक है, वट एवर। बट आप वो 3 मार्क फिर कचोड़ने बैठता है, तो जब आपका पूरा पेपर हो जाता है, तो ये 3 मार्क अगर आपको पता रहेगा कि मैंने कहीं तो रिवीजन में सुना था, मैंने पढ़ा नहीं है चैप्टर में ज्यादा ध्यान देके, सुना था, चलो रिकॉल करो, एग्जाम आपका टाइम खत्म होने वाला है अभी, क्योंकि दिसंबर है, तो 5 सवा 5 बजे आपका एग्जाम पेपर, मतलब 2 से 5:15, 2 से 5:15 तक होगा। तो आप देख रहे हैं 440 में, 450 में सिर्फ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बाकी है, या फिर 5 o'clock में, तो आपके पास 15 मिनट से आपने पेपर भी चेक वेक कर लिया। आप सोचेंगे कि 3 मार्क्स है, मैं 3 मार्क्स क्यों जाने दूं, 5 मार्क्स है, मैं 5 मार्क्स क्यों जाने दूं। चलो जो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा लिखो। अगर आपने लास्ट में लिख दिया, आपका पेपर समाप्त हो गया 5-10, 5-5 में, चलो यू आर गुड, वी आर गुड टू गो। पेपर देखो कि चलो 3 मार्क भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया, ये आपके एग्जाम चेकर को अच्छा लगा, तो वो चलो 3 में से आपको 1 दे देगा, 5 मार्क का है तो 2.5 मार्क दे देगा, 2 मार्क दे देगा, 3 मार्क। यू नेवर नो द पावर ऑफ 1 मार्क, पावर ऑफ 2.5 मार्क, पावर ऑफ 3 मार्क, पावर ऑफ 2 मार्क। तो इसलिए ये सब चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगाना है, इसलिए वीडियो मैंने डाल दिया है। आप इसको एंजॉय करो, देखो, सुनो। एग्जाम टाइम में तो मैं बोलूंगी पढ़ो मत, इस चैप्टर को याद मत करो, बैठ के बस 1 घंटा फास्ट फॉरवर्ड करके आपका जो भी है 2 में, मैं खुद 1.5 की स्पीड में देखती हूँ, देखती थी जब मैं अपना टाइम में। मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगी, आई विल बी सो रो विथ यू कि मैंने कैसे पढ़ा है, ऑल माई कंडीशन। जब मैं थोड़ा सा मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट कभी आपके पास एग्जाम के पास कोई टाइम नहीं है, तो लेट्स डू इट इन दिसंबर इटसेल्फ। और अब मैं कोशिश करूंगी शायद एसएलसीएम का ही आपका कुछ चैप्टर लिया हूँ, या फिर ईबीसीएल का, मुझे लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत अच्छा कराने का कैपेबिलिटी रखती हूँ, तो आई थिंक आई शुड गो विद दैट। और कंपाउंडिंग वाला चैप्टर जो आपका 25 मार्क्स जो आपका चैप्टर में है, तो आई थिंक आई विल चूज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। Let's wrap it up, and I am always with you. I have started late because मेरे exams खत्म हुए थे, and I was a bit in sort of everything busy stuff क्योंकि मेरे खुद के क्लासेस भी रहते हैं। So I will try कि जहाँ जो बच्चे का कोई नहीं है, भगवान है, उसके पेरेंट्स है, फैमिली है, फाइनेंशियली कोई नहीं है, वो यूट्यूब में मेरे साथ पढ़ सकता है, ठीक है। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज मी साइनिंग ऑफ, खुशी अग्रवाला, सॉरी सीएस खुशी अग्रवाला, शो सम लव, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी, एंड कोई गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, कमेंट करना, मैं अवेलेबल हूँ। बाय बाय, टेक केयर।